नमस्कार, मैं हूं अतुल तिवारी आक्रोश और आप देख रहे हैं द मीडिया वॉइस का खास कार्यक्रम चुनावी संवाद जनगण मन के साथ। चुनावी संवाद जनगण मन के साथ का कारवां आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे हम आ पहुंचे हैं कानपुर में एक विद्यालय में। अब आप सोचेंगे कि चुनावी संवाद जनगण मन के साथ विद्यालय में क्या काम। तो विद्यालय में आपको बता दूं कि विद्यालय यानी शिक्षा, और बिना शिक्षा के किसी भी देश की नींव कमजोर हो सकती है। और ताज्जुब की बात है कि इस चुनाव में राजनीतिक पार्टियां शिक्षा को न जाने क्यों नजरअंदाज कर रही हैं। इस विषय में हम बात करेंगे। शिक्षा के विषय में हमारे साथ हैं सम्राट अशोक विद्या उद्यान स्कूल के संस्थापक प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार सिंह। धर्मेंद्र जी को शिक्षा और सामाजिक कार्यों के लिए राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जय हिंद। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि चुनाव बिल्कुल सरगर्मियां बढ़ गई हैं, गर्माहट आपको भी महसूस हो रही होगी चुनाव की। क्या लगता है इस चुनाव में? जो हर बार लगता था, इस बार का चुनाव बड़ा कठिन है। इस बार का चुनाव बड़ा कठिन है। 5 साल बाद भी यही आएगा, इस बार का चुनाव बड़ा कठिन है। हर बार का कठिन हर होता है। बार का कठिन होता। तो ये बताइए, पिछले 5 सालों की अगर आप बात करें तो पिछले 5 सालों में सरकार, जो वर्तमान सरकार सरकार रही है, इसका शिक्षा में कितना योगदान मानते हैं आप? मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा सा ये पक्षपात वाली बात आ जाएगी, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। मामुआ, माया, मामुआ। मामुआ, माया, माया, मुलायम, अखिलेश। तो ये इन सब लोगों ने शिक्षा के साथ जितना खिलवाड़ किया है कि मतलब पूरी की पूरी पीढ़ी आज जब विद्यालय में टीचर्स के लिए अब कोई अपना एप्लीकेशन वगैरह देता है, उनसे कुछ पूछ लीजिए तो शायद बहुत सारे लोगों को ठीक से लिखना भी नहीं आता है। हम लोग भी सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं, उसके पहले के। तो उस समय की जो पढ़ाई थी और तब अब की पढ़ाई में बड़ा अंतर आ चुका है। तो शिक्षा की सरकारों में मतलब खास करके जो अभी इन 15-16 सालों में जो इसके पहले जो सरकार रही है, उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत अच्छा नहीं किया है। इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, संतुष्टि की बात पूछेंगे ना, तो चूंकि इस क्षेत्र में कार्य करता हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं संतुष्ट हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अन्य सरकारों की तुलना में इस सरकार ने शिक्षा के लिए ठीक किया है, अच्छा किया है। अच्छा, इनकी एक नई शिक्षा नीति जिसकी चर्चा बड़ी जोरों शोरों से हुई थी अभी पिछले दिनों, क्या लगता है आपको नई शिक्षा नीति? और उसके बीच में कुछ सिलेबस की बात आई थी, कुछ पाठ्यक्रम हटाए जाएंगे, कुछ नए जोड़े जाएंगे विभिन्न विषयों को लेकर के। कितना सही मानते हैं उसे आप? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत कुछ ऐसा था जिससे विकल्प बहुत सारे आए और लोगों ने उसको पसंद भी किया है अभी। लेकिन ये है कि चूंकि पुराना सब कुछ आदत सब हो चुका है, सबके अंदर वही पहले का पढ़ाना है कैसे का, अभी समझ में थोड़ा कम आ रहा है लोगों को। लेकिन धीरे धीरे खास करके सेंट्रल स्कूल वगैरह ने लागू किया है, बहुत सारे स्कूल उसको धीरे धीरे सरकारें लागू करती जा रही, तो परिवर्तन आया है। यहाँ पर यूपी में भी परिवर्तन आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। ये बताइए, प्रबंधक हैं आप विद्यालय के, अच्छा खासा विद्यालय चला रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। एक प्रबंधक के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे, आप कोई भी सरकार आती है अगर उत्तर प्रदेश में, तो उम्मीद किस तरह की रखते हैं उससे? सबसे पहले तो देखिए, एक समान शिक्षा लागू करें सभी स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो मध्यम दर्जे का स्कूल हो, चाहे बड़े दर्जे। सुविधा साधन संसाधन की बात अलग है, लेकिन ये जो किताब वगैरह वाला मकसद मैटर शुरू होता है, जैसा कि किताब की आपने बात कर दी, मैं रोकूंगा आपको। किताब की बात की तो बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। हर विद्यालय में ये देखा गया है, जितना बड़ा स्कूल, जितना बड़ा स्कूल, जितना बड़ा उसका नाम, उतनी बड़ी और उतनी महंगी किताब। क्या हर विद्यालय की जो शिक्षा है, अगर हम 1 से लेकर 8 तक की बात करें, केवल जूनियर शिक्षा की, तो क्या हर विद्यालय में सवाल अलग हो जाते हैं? मेरे एक बात समझ में नहीं आती है अतुल जी, कि जब विद्यालय की आप मान्यता दे रहे होते हैं, सरकार से कह रहा हूँ, ये एक बड़ा प्रश्न भी है या प्रश्न चिन्ह ही है। जब मान्यता दे रहे होते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है निःशुल्क शिक्षा, सरकार द्वारा तय की गई किताबें लगाई जाएंगी। खास करके उत्तर प्रदेश की बात नहीं, ये करता हूँ, निःशुल्क शिक्षा क्या पूरे मतलब पूरी क्लास 8 जब तक तक? के लिए, अच्छा, मैं 8 तक 8 के तक लिए। का विद्यालय है इसकी बात अच्छा अच्छा। करता हूँ। जब आप मान्यता का पत्रक आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है निःशुल्क शिक्षा, या मतलब आरटी अभी तो नया लागू हो गया है कि निःशुल्क शिक्षा पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है लोगों में, हमारे दर्शकों में भी। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप ये बताएं, निःशुल्क शिक्षा का मतलब किस तरह से? क्या जो बच्चा वहां पे आएगा पढ़ने विद्यालय में, उससे किसी प्रकार की फीस ना ली जाए? विद्यालय का ट्यूशन फीस, जो उनको शिक्षण शुल्क है, वो नहीं लिया जाएगा शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए। ठीक। बाकी जो भी साधन संसाधन जो आप उनको उपलब्ध कराते हैं, लिए अगर उनका राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चे का विद्यालय में प्रवेश लिया जाता है, तो जितने भी बच्चे हैं उनमें 25% सीटें आरक्षित होती हैं। 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके 25% बच्चों का ऐसा एडमिशन होना चाहिए। आरटी के तहत विद्यालय में उनकी वेबसाइट बन गई। सरकार ने इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा किया है कि वेबसाइट वगैरह बना करके उनका ऑनलाइन एडमिशन कराया। अभी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, लेकिन फिर भी आसानी से हो जाता है।
वहां पर सरकार विद्यालय को भी पैसा देती है, विद्यालय का अकाउंट लेती है, अकाउंट नंबर। प्राइवेट स्कूलों को? हाँ, प्राइवेट स्कूलों को पैसा देती है और साथ में वो अभिभावक को भी पैसे देती है, 5,000 रुपए के आसपास उनको देती है कि आप बच्चे की जो किताबें हैं ये सारी चीजें लीजिए। ये निःशुल्क जो 25% होते हैं उनके लिए है या जो आरटीई सभी के लिए? नहीं, अच्छा, आरटीई के जो जो बच्चे शिक्षा हैं, का शिक्षा का अधिकार अधिकार के तहत जो भी आते हैं। बाकी विद्यालय अपने स्तर से भी चाहे, अब बात आती है साधन संसाधन जुटाने के लिए विद्यालय कैसे अपना बिल्डिंग मजबूत करें, क्या करें। देखिए इन सब चीजों के लिए सरकार कोई पैसे नहीं देती है, व्यवसायिक दृष्टि से लोगों ने अपना कर रखा है, ठीक है। लेकिन उसमें ये फीस के साथ साथ में जो कमीशन खोरी वाला मैटर लंबा चल रहा है किताबों का। पता लगा इस पब्लिकेशन की किताब आपको बता दूं कि 50% किताबें, 50% तक किताबों में कमीशन, यहाँ तक कि 60-60% तक किताबों में कमीशन लिया जाता है। इस कमीशन के बल पे ही स्कूल वाले अपना एक तरीके से देखा जाए तो धंधा चलाते हैं, शिक्षा का व्यापार करते हैं। एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक बार उनसे मैंने बातचीत की, यदुवंशी जी से, तो उन्होंने लंबी गहरी सांस लेते हुए बड़े अच्छे से समझाया मुझे। बोले धर्मेंद्र बड़ी लंबी बड़ी बड़ी लाभी है, सरकार सरकार के ही तो नुमाइंदे हैं। अब यहाँ पे ये भी एक बड़ा प्रश्न है, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए, दूसरी तरफ लाभी जो है इतनी बड़ी है तो जाहिर सी बात है संरक्षण तो उसे कहीं ना कहीं से मिल ही रहा होगा। सरकार से संरक्षण नहीं मिला हुआ है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे बन करके, सरकार के नुमाइंदों से तो मिला है। सरकार के नुमाइंदे बन करके ये उनसे संरक्षण लेते हैं, मतलब कहने का अपने पद और प्रतिष्ठा का ये दुरुपयोग करते अच्छा, हैं। आपको उसी क्या की आड़ में ये आपको काम आपको करते क्या हैं। लगता है जो जानकारी आपके पास है ये जानकारी शिक्षा मंत्री के पास नहीं होगी? सबके पास में, मुख्यमंत्री के पास भी अब है। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को या किसी भी मंत्री को ये बात पता है कि ऐसी ऐसी लॉबियां हैं, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूध का देहुला देखने के लिए आंखें तो चाहिए ना। तो फिर आप उम्मीद कैसे कर रहे हो कि सरकार इस पे कार्रवाई करेगी? हाँ, बस ये है कि ये एक बड़ी समस्या है। धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें हैं, डाटा खंगाल के एक्शन लेकर के, जहाँ पर जितना हो पा रहा है, जो पकड़े जा रहे हैं वो चोर, जो नहीं पकड़े जा रहे हैं वो साहूकार बने हुए हैं। तो कुल मिला के ये बड़ी जानकारी है आप सभी के लिए कि अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो इस विषय में थोड़ा सा जानकारी करिए स्कूल से भी, और उनसे पूछिए कि जो पब्लिकेशंस आप हमें दे रहे हैं, मजबूर करते हैं खरीदने के लिए इतनी महंगी किताबें, जिनकी वजह से कई बार आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ता है अभिभावकों को, क्या उसके लिए उनके पास कोई गाइडलाइन है? कहीं से कोई गाइडलाइन उनको दी गई है या नहीं दी गई है? तो उनसे गाइडलाइन मांगिए, किस तरह की शिक्षा आप विद्यालय में दे सकते हैं। तो ये बताइए, एक क्वेश्चन लूंगा कि शिक्षा की जो बात आ रही है बार बार, वर्तमान में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो चुनाव है ये 22 का, 2022 के चुनाव में शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है? आपने इस चीज को गौर किया या नहीं किया? शैक्षिक जागरूकता का देखिए पहले तो अभाव भी रहा है, और खास करके फिर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा तो शिक्षा को लेकर के ना इसके पहले सरकारों ने अपना एजेंडा पहले दिया है, और ना जनता ने सरकारों से कुछ मांगा है। ठीक है, हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर शिक्षा को जनता भी मुद्दा बना ले और शिक्षा को सरकार भी मुद्दा बना ले, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे दो चीजें हैं, तो अगर दोनों चीजों को मुद्दा बना ले, और इस चुनाव वाली जो बात आपने कही है तो उसमें इसलिए नहीं बन पा रहा है कि सारा कुछ तो ध्वस्त ही पड़ा हुआ है, बंद ही पड़ा हुआ है, कोरोना 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 तो इस ऐसे। ऑनलाइन कोरोना की बात आ गई, तो ये बताइए ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, इस ऑनलाइन शिक्षा को कितना सही मानते हैं आप? खाना पूर्ति, व्हाट्सएप पर क्लासेस चल रही, बच्चे को मोबाइल के लिए मना किया जा रहा है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे उधर उन्होंने होमवर्क दे। इससे ज्यादा अच्छा वो पढ़ा करते थे हम पहले कि वो स्वाध्याय करके उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। पूत के पाँव पालने में दिखाई पड़ते हैं, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ जाएगा, जिसको नहीं पढ़ना हमें लग रहा है सरकार भी यही ढर्रा अपना रही है कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई रही ऐसा है। नहीं लग रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से नुकसान हो रहा, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कुछ माँ बाप तो ये कह रहे हैं कि बच्चा जूम ऐप चलाना आ गया, उसको गूगल ऐप, अरे वो पहले ही आ जाता उसको, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई का कोई वजूद नहीं है, खास करके छोटे बच्चों के लिए। एक सवाल और है, हर जनपद में शिक्षक एमएलसी होते हैं, आपके कानपुर में भी शिक्षक एमएलसी हैं, और अमूमन ये देखा गया है कि शिक्षक एमएलसी यानी शिक्षक नेता जो होता है, शिक्षक विधायक जिसे कह सकते हैं आप, वो ज्यादातर सरकारों से ही संबंधित व्यक्ति ही होते हैं। 5 साल का समय बीत गया पीछे, आपने शिक्षक एमएलसी का चुनाव आपने भी किया होगा, आपने वोट भी दिया होगा उन्हें, और आपके स्टाफ ने भी दिया होगा। क्या लगता है इस 5 साल में शिक्षक एमएलसी का क्या योगदान रहा शिक्षा को लेकर? देखिए इसमें बहुत ज्यादा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि मैं एमएलसी को खाली एक ही चीज के लिए देखता हूँ कि उनके कागज आ जाते हैं, फॉर्म भरा दीजिए, जितने स्नातक लोग हैं वो वोट डालने वाले लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ये तो गैर जिम्मेदारी वाली बात हो गई। सुनिएगा, तो आ जाते हैं ये कराने के लिए। और दूसरी चीज कि विद्यालय वाले उनके यहाँ अपने यहाँ गेस्ट बना के बुला लो, ये बना लो, आज 60,000 रुपए मैंने इसके दे दिए, 2 लाख इसके दे दिए, मेरी निधि में इतना पैसा है, बस इस चीज के लिए। बाकी उनसे पूछा जाए कि उन्होंने शिक्षा के लिए क्या, शिक्षा का योगदान है क्या, विद्यालय क्या कर रहा है, संस्थान
शिक्षण संस्थान क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों में उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस जाना, माला पहनना, अपना स्वागत करवाना, फोटो खिंचवा लेना, बस। शिक्षकों के हक की बात करते हैं वो चुनाव लड़ते समय, और पीछे अभी शिक्षकों को लेकर के काफी कुछ शिक्षा को लेकर बवाल चला है। आपको लगता है उनका कोई योगदान रहा है शिक्षक हकों के लिए? शिक्षक हकों के लिए बस जो शिक्षकों के गुट बने हुए हैं, कहीं कोई गुट कहीं कोई गुट, उनके साथ में टाई अप किए रहते हैं, उनके लिए जाकर के विधान परिषद, विधानसभा में या जो भी विधान परिषद के ऊपर मुद्दा उद्दा उठा देते हैं। बाकी ये कहा जाए कि शिक्षा के लिए उन्होंने कुछ किया है, तो अभी कुछ नहीं। राजनीतिक पार्टी के लिए ही सब कुछ। राजनीतिक पार्टी के लिए ही करते हैं। तो ये बताइए चलते चलते कि कोई भी सरकार आ जाए तो प्रबंधक के तौर पे क्या लगता है किस तरह की योजना चाहिए आपको, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके आप लोगों के द्वारा? देखिए, इस सरकार ने जो भी शिक्षा के लिए किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन इनको एक अच्छी रणनीति बना करके सरकारी, प्राइवेट, सबसे पहला काम तो एक तरह की किताबें लागू हो। और जब मान्यता पत्रक में आप लिखवाते हैं कि सरकारी किताबें लागू होंगी, तो सरकारी किताबें लागू हों या फिर अनुमोदित हों तो एक तरह की ही हों, ताकि अभिभावक उसको सही से ले सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके। ये जो दोहरी तिहरी शिक्षा नीति है, इसको खत्म कर देना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा तमाम प्राविधान किया गया है, लेकिन चूंकि अभी यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इसको पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई है। आने वाली सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि ये इन सब चीज़ों को लागू करे और ऐसे लाभी, ऐसे शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले, उनको, उनके लिए ऐसी रणनीति बनाए। अगर जो कुछ डिजिटल करते जा रहे हैं, इसमें भी डिजिटल करके कुछ ऐसी व्यवस्था दे सकें, और नहीं तो इन स्कूलों में ताला लगवाएं। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं कर सकती सरकार। बड़ा प्रश्न है ये शिक्षा को लेकर के, और ताज्जुब की भी बात है कि सरकारें जानती हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं कि बिना शिक्षा के किसी भी समाज का या किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। उसके बावजूद शिक्षा व्यवस्था को दरकिनार किया जा रहा है इस चुनाव में। जुड़े रहिए हमारे साथ द मीडिया वॉइस के मंच पे, हम आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। जय हिंद।